मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खराबियां हैं, जो हालात हैं, जो अवाम को तकलीफ है, इसकी एक बुनियादी वजह है मुतनाज़ा इलेक्शन। बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा, बड़े बड़े नारे मारे गए और वो जो 12th मैन है पॉलिटिक्स का वो सारों का हाथ दूसरे ने इकट्ठा कर लेता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन आखिर चाहती क्या है? क्या हुकूमत को गिराना चाहते हैं? क्या असेंबलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं? क्या नए इंतखाबात चाहते हैं या फिर कौमी हुकूमत जैसा कोई सेटअप चाहते हैं? ये वो सवालात हैं जिनका ऑपोजिशन के पास कोई मुत्तफिका जवाब नहीं। जितनी पार्टियां हैं उतनी बातें। इमरान खान से जान तो छुड़ानी है, लेकिन आगे क्या करना है किसी को वाज़े तौर पर मालूम नहीं। चाहते तो हैं कि इमरान खान वजीर आजम ना रहें, लेकिन इमरान खान के बाद कौन होगा? क्या कप्तान को निकालेंगे या पूरी पार्टी को? इमरान खान के खिलाफ सफारा तो होना है, लेकिन उसका मुतबादिल मालूम नहीं। और एपीसी में भी यही फैसला ना हो सका। इकट्ठे होकर भी अभी तक इमरान खान की हुकूमत का मुतबादिल तलाश ना कर सके। शायद यही ऑपोजिशन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से इनके अहदाफ वाजे नहीं। अगर यह वाजे हो जाए तो आगे का रास्ता जो है वो पता चल जाएगा। यही वजह है कि जब जब ये इकट्ठे हुए हैं तो अपनी अपनी सियासत और सियासी मफाद देखते रहे, और ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है ये मजबूत ना हो सका। इलेक्शन के बाद इकट्ठे हुए तो असेंबली में बैठने या ना बैठने का मुतफिका फैसला ना हुआ। एहतजाज की कॉल दी तो लोगों को लाने या ना लाने का फैसला ना कर सके, और जब लोग ना आए तो कहा कि हमने तो अलामती एहतजाज किया था। वजीर आजम के इलेक्शन पर एक दूसरे को वोट नहीं दिए। सदर मुमलिकत का इंतखाब हुआ तो अपने अपने उम्मीदवार मैदान में ले आए। एपीसी के बाद अब बिलावल भुट्टो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं। मरियम नवाज 7 जुलाई को मंडी बहाउद्दीन से इस राब्ता मुहिम का आगाज करेंगी। शहबाज शरीफ ने आज वस्त मुद्दती इंतखाबात का इशारा दे दिया। क्या अब ऑपोजिशन कुछ कर सकेगी? क्या ऑपोजिशन के पास इमरान खान और उनकी हुकूमत का कोई मुतबादिल प्लान है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर साहब उन्होंने आज असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर भी की है, उस पर भी बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत है उसके, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, हैदराबाद से जो है वो हमें लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। आजिज धामरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और निहाल हाशमी साहब सेनेटर रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। मैं गिल साहब अगर आपकी इजाजत हो अपोजिशन से स्टार्ट कर लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आजिज धामरा साहब सबसे पहले आपसे जो है वो आगाज करना चाहता हूं। क्या चाहती है ऑपोजिशन और आगे का जो रास्ता है? क्या ऑपोजिशन को वाज़ेह है कि अगर फर्ज करें इमरान खान नहीं है तो फिर उसके बाद क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें रहमान भाई, पहली बात तो यह है कि आपने जो भी तबसरा किया कि अपोजिशन बिल्कुल आपने कहा कि नाकाम रही है और मुतबादिल नहीं है। देखें, ये अपोजिशन जो है वो बड़ी एक दानिशमंद और सीनियर लीडरशिप पर मुश्तमिल है, और डे वन से इन हालात पे हमारी नज़र थी, और डे वन पे हम इन हालात का जिक्र अपने पार्टी प्लेटफार्म पर भी करते आए। और आज के जो हालात आप देख रहे हैं इस हुकूमत के, वो वही हैं। आप तमाम अपोजिशन लीडर के और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के वो बयानात और वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकारीर हैं, वो जब आप निकाल के देखेंगे कि हमने कहा था कि अपोजिशन जो है वो आपसे बातचीत करना चाहती है मईशत पे, तो जवाब मिला कि जी हम मोदी से तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, मगर इस अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब वज़ीर आज़म साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मईशत पे ही सही अपोजिशन से बातचीत जो है वो चलती रहे। देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमने पूरा मौका दिया इनको और मौका दे रहे हैं इनको कि हम इनकी हुकूमत को अगर गिराना चाहें
और गिरा दें। इनकी नालायकी और कोताही से ये जो बजट नामंजूर होने की जो एक राह हमार हुई थी, इन्होंने अपने इत्तेहादियों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे थे। और मेरे ख्याल में ये एपीसी की मीटिंग की बरकत थी कि अख्तर मेंगल साहब को एक बार फिर इन्होंने इंगेज कर दिया और उसको एक और आसरा मिल गया है, वही पुरानी एक आसरा मिल गया है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मगर चलो फिर उन्होंने एंगेज किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फिर एक वजारत मिल रही है, काफ लीग की इंपॉर्टेंट बढ़ गई है। अगर ये मुतालबात इनके पहले से मंजूर किए हुए होते तो ये कतन हमारे से राब्ता नहीं करते। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन आर्डर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने साइन किए हैं अपोजिशन की जो डिमांड थी उस पर। अख्तर मेंगल साहब जो है वो खुद हमारे काफी मीटिंग्स में शरीक होते रहे। तो डे वन से हमारी नजर है इनकी कोताही पे। और दूसरी बात कि हमें बताने की क्या जरूरत है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कल ये मालूम हुआ है कि मुल्क में कोई महंगाई भी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अगर ये मालूम हो जाए कि कल महंगाई हुई है और उसका उन्होंने नोटिस लिया है और महंगाई डे वन से है और हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे अवाम उन्नास बोल रही है, मगर उसको कोई कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब कोई पर्ची मिल गई कहां से, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को याद आया कि जी हाँ मुल्क में महंगाई है। तो हम फोकस किए हुए हैं तमाम सूरत हाल को। एक दिन में ये कतन मकसद नहीं था कि एपीसी काल होगी, अगले दिन तमाम एपीसी की पार्टी के रहनुमाओं के हाथ में किसमें कुल्हाड़ी होगी या डंडा होगा या पत्थर होगा, पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ी जाएंगी, आप ये कह रहे हैं मत की जाएगी, दामरा साहब, अदालत जाएगी, ऐसी कोई बात। दामरा साहब आप ये कह रहे हैं कि मौका देना भी है और मौका नहीं भी देना। निहाल हाशमी साहब, निहाल भाई, नहीं, अपोजिशन के पास इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का मुतबादिल, बस मैं वापस आता हूं, दामरा साहब वापस आता हूं। निहाल भाई, क्या अपोजिशन के पास इमरान खान का तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुतबादिल मौजूद है, आगे का रास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, कोई चीज़ इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। इमरान खान के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतबादिल है पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब के हवाले से है। माजी में जो हमारी हुकूमत थी उस वक्त जो आपकी जीडीपी थी वो 5.8 पे थी, रिजर्व आपका $23 बिलियन पे नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे। पूरी दुनिया से उनके सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। सी पैक के हवाले से $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, अंधेरे मिट रहे थे, उजाले आ रहे थे, लोग पाकिस्तान को, ब्लूमबर्ग जैसी रिसाला ने पाकिस्तान को राइजिंग इकोनॉमी के तौर पे पेश किया। आपका स्टॉक एक्सचेंज अपने उरूज पे जा रहा था, 53,000 में पहुंचा हुआ था। तो मुतबादिल हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका मुतबादिल अल्लाह ना करे हो पाकिस्तान में, इससे वर्स्ट तो पाकिस्तान को हो नहीं सकता मेरे भाई। जो वर्स्ट कंडीशन इन्होंने कर दिया है, जो डॉलर कहां पे पहुंच गई, पेट्रोल कहां पे पहुंच गया, बिजली के नर्क बढ़ गए, गैस, आज लोग दवाई नहीं खरीद पा रहे, आटा महंगी, घी महंगा, चावल महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी। जो यहाँ प्रोड्यूस होता है, जो पाकिस्तान में जिन चीजों की पैदावार है, वो चीजें अगर महंगी हो जाए, बेरोजगारी अपने उरूज पे पहुंच जाए, तो इनकी तो मुतबादिल के लिए तो पाकिस्तान, एक आम शहरी भी पाकिस्तान में जो है वो इससे अच्छी इकॉनमी चला सकता है। एक रिक्शा ड्राइवर चला सकता है, एक ठेले वाला, सब्जी वाला चला सकता है, एक रेड़े वाला चला सकता है, एक टैक्सी ड्राइवर चला सकता है, आप चला सकते हैं इनसे अच्छी इकॉनमी। और इनकी कौन सी इकॉनमी है जनाब? ये इनकी अपनी टीम तो फुस होकर रहेगी, ढुस होकर रहेगी, बाहर चले गए। आज आईएमएफ का जो इकोनॉमिस्ट है वो आके बैठा, आईएमएफ का जो बंदा है वो वर्ल्ड बैंक में बैठा हुआ है, जो बाहर के लोग हैं कॉर्पोरेट साइड के, शब्बर दर्जी साहब वो एफबीआर में बैठे। तो इनकी तो अपनी कोई टीम ही नहीं है। तो ये इनकी माने इनका होना ना होना एक सी बात है। ये तो एक बेनामी से वजीर आजम है। अच्छा, हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि ठीक, कुछ रह गया, अच्छा कर ले, कुछ रह गई बात तो कर ले। नहीं, इनको तो बस इस बात का सिर्फ है कि जनाब मुझे सिलेक्टेड वजीर आजम ना कहा जाए। भाई आप सिलेक्टेड हैं, आप बेनामी हैं, तो आपको कहा जाएगा। आपके अगर काम अच्छे होते, आज नवाज शरीफ पे काम अच्छे, तो पाकिस्तान के हर गलियों में जाए लोग नवाज शरीफ पे दिन को याद कर रहे हैं कि वो दिन ही अच्छा था और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का निजात दहिंदा था और वही इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। राइट, निहाल हाशमी साहब, आई गेट योर पॉइंट। गिल साहब वो कहते हैं मुतबादिल ही मुतबादिल मौजूद है, उन्होंने कहा कोई भी आ जाए इससे बेहतर हो जाएगा काम। बहुत शुक्रिया रहमान आपका।
ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके हिसाब से रेडी वाला, ठेली वाला, ये, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल रेडी ठेले वाले की बात नहीं उन्होंने तो मुझे भी शामिल कर दिया, मुझे तो माफ रखे ना। मैं आपको बता दूं कि उनके वो जो रेडी वाला ठेले वाला उन्होंने कहा है ना, वो नॉर्मल रेडी ठेले वाला नहीं है। वो कौन नॉर्मल वाले को नहीं ये देते। नॉर्मल तो मेरे बड़े भाई हैं निहाल हाशमी साहब, इनको भी वो बारी नहीं देंगे। बारी तो शरीफ फैमिली की रहेगी और उधर जरदारी। ये खास ठेले वाले, धामरा साहब की बारी आएगी ना मेरी, उन पार्टियों में मैं हूं तो ना मेरी, ना धामरा साहब की, ना इनकी, वो तो फैमिली लिमिटेड है, उन्हीं की बारी है। नहीं, ये खास ठेले वाले हैं, ये खास रेडी वाले हैं। कोई फलूदा बेचता है, कोई समोसे बेचता है, वो वाकई बहुत वायबल हैं, क्योंकि कोई 3 बिलियन 30 करोड़ की टीटी लगवा के परे होता है। एक मोहम्मद आकिल है, वो टैक्सी चलाते हैं, वो भी इनके हिसाब से इमरान खान साहब से ज्यादा अच्छा वायबल ऑप्शन होंगे। उस गरीब को पता ही नहीं, उसके नाम पे ये जो मर्जी करें। सो एनीबॉडी, एनीवन who doesn't know what's going on and they could just use that person's name, वो बंदा इनके लिए वायबल है, वो बेहतर है। आज शहबाज शरीफ ने वस मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ साहब बहकी बातें अक्सर करते हैं जब वो बाहर होते हैं ना, इंतखाब अपना इक़्तिदार से रहने की आदत नहीं उन्हें, तो ऐसी बातें करते हैं वो। तब इस पे मैं क्या, मुझे बताइए, इस तरह की बात पे मैं क्या तज्जिया करूं, जबकि आप उनका जो मार्केट में उनकी रेपुटेशन है वो आपने देख ली कि बजट पास नहीं होने देंगे पंजाब में 15 मिनट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड। हालांकि मुझे एम्बैरेसमेंट होती है ये बात कहते हुए, कोई हम हुसैन बोल्ट का मुकाबला तो नहीं वहां करवा रहे थे, कोई दौड़ का मुकाबला थोड़ी करवा रहे थे। ये मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि 15 मिनट में मीन कोई दौड़ का मुकाबला थोड़ी ना हम पंजाब असेंबली में करा रहे थे कि हमने जल्दी से जल्दी करना। ये थे ही नहीं वहां। उस दिन गर्मी ज्यादा थी तो एयर कंडीशन में शायद बैठे होंगे, आना भूल गए होंगे कि आज बजट है। तो हालांकि प्रोडक्शन ऑर्डर पे इनके लीडर बाहर हैं और शायद को और जरूरी काम होगा प्रोडक्शन ऑर्डर पे करने का उस दिन। तो असेंबली में नहीं थे, तो कोई आया 7-8 लोग थे, सिर्फ 10 होंगे 11 होंगे। तो 15 मिनट में बजट पास होके असेंबली का इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी होकर बाहर चला गया। 5 सिर्फ इन्होंने कट मोशन दिए। तो ये वही लोग हैं ना जो कहते थे नेशनल असेंबली में नहीं होने देंगे बजट पास, उधर नहीं होने देंगे, अब ये कोई अगली बात कहते। तो इनकी बातों में कोई सदाकत, कोई बात, ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए, जब बच्चे ने स्कूल ना जाना हो और आपने उसे भेजना हो, तो वो बच्चा जो बातें कहता है, अगर आपने मुझे भेजा तो मुझे बुखार हो जाएगा, अगर आपने भेजा तो मेरी टांग में भी दर्द हो जाएगा, ये वो वाली बातें करते हैं। असल इनकी जो नौ-निहाल लीडरशिप है दोनों तरफ, एक तरफ बिलावल जरदारी और दूसरी तरफ बेगम अवान जो हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं ये सियासी तौर पे नौ-निहाल हैं। इनको सियासत का नहीं पता, एग्रेसिव सियासत करना चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि वालिदैन की सियासी चुनरी में तो दाग लगा हुआ है। वो तो बेचारे इस तरह के बयान नहीं दे सकते ना। ईंट से ईंट बजाने का एक ने दिया, तो मैंने 2 ईंटें भेजी, दोनों अवामी राब्ता शुरू करें, मैं उसकी तरफ आता हूं। मैंने वैसे 2 ईंटें भेजी थी, वो जेल में उन्होंने रिसीव नहीं की, मैं भेजी नहीं, मैंने कहा जी ये बैठ के बजाएं। हाशमी साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी सारी जमातों का इकट्ठा साथ चलना, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बड़ा खराब है सर। असेंबलियों में बैठना है, नहीं बैठना, उसके बाद जहां पर फैसला होना था नहीं हो सका। वजीर आजम के इंतखाब पर पीपल्स पार्टी ने वोट देती, सदारती इंतखाब पर अपना अपना उम्मीदवार ले आते हैं, और अब चेयरमैन सेनेट को हटाने से जो अभी मुल्क के इश्यूज हैं उनका क्या ताल्लुक है? चेयरमैन सेनेट को हटाने से मुल्क की मैशियत पर क्या फर्क पड़ेगा? रहमान भाई, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ औकात में देखा गया है कि पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, PMLN अपना रखती है, हर पार्टी अपना रखती है, और यही सच है कि उनके मंशूर, उनके अहदाफ, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सॉल्यूशंस अलग हैं, मगर एक जगह पे हम कॉमन है, वो है रूल ऑफ लॉ, पार्लिमानी डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस। एक जगह पे हम मुत्तफिक हो गए हैं कि पाकिस्तान के लोग आज सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है, पाकिस्तान का GDP नीचे आ गया है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में अफरा तफरी है, पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत है, पाकिस्तान में सियासी कैदियों को आपने जेल में डाल करके उनके साथ बदसलूक कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक सियासी कैदी है, आप उनके अहले खाना से उनको नहीं मिलने देते। तो हम जहां जहां पे मुत्तफिक हैं, और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल ये तारीख कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कोई इकोनॉमी को बूस्ट अप नहीं हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। आप एक मिनट, आप हायर एजुकेशन कमीशन की जो बजट है उसको कट मारते हैं, आप हेल्थ के जो बजट है उसको कट मारते हैं,
जो पंजाब से नौजवान चाइना गए हुए हैं तालीम हासिल करने के लिए माजी की हुकूमत में, उनके वजीफा को आप कट मारते तो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अगर आप तारीख करेंगे, जो हमारे मेमार हैं, तो फिर हम तो खड़े होंगे और हम तो बबांगे दहल खड़े होंगे। हमें खड़ा होना भी चाहिए पाकिस्तान के मजलूम लोगों के लिए, महकूम लोगों के लिए। साहब यही तो मेरा सवाल है, उसको जब आप ये कहते हैं कि आप खड़े होंगे तो फिर आगे तरीका क्या है? क्या इंतखाबात चाहते हैं? क्या इन हाउस नंबर आपके पास है कि आप जो है वो तब्दीली चाहते हैं या कोई नेशनल गवर्नमेंट? मैं जरा आजिज धामरा साहब से भी इसका जवाब लेता हूं। एक ब्रेक मुझे लेनी है, एक नहीं, ब्रेक के इसका मैं बाद जवाब आपको दे दूं, इसका जवाब दे दूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं आजिज धामरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल जो छोड़ा था कि आगे का रास्ता जो है वो क्या है। अब जहां पर इन हाउस तब्दीली की बात होती है, वहां पर एक चीज तो कल जो बजट मंजूर हुआ उसके बाद वाजे हो गई कि नंबर्स ऑपोजिशन के पास नहीं है। ये नंबर्स गेम अब ऑपोजिशन के हाथ में नहीं है। तो फिर सर, जब आप कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ खड़े होना है, तो फिर खड़े कैसे होना है? देखें रमान भाई, पहले तो मैं जवाब दूंगा मैं आपको इस बात का। अभी डॉक्टर साहब ने ये बात कही, जरदारी साहब पे भी तबसरा किया इन्होंने, और निहाल साहब को भी इन्होंने नौनिहाल कह दिया, मगर इन्हें मालूम है कि पेट के दर्द की जो सही दवाई होती है ख़ासतौर पर आप जैसे बच्चों के लिए, वो नौनिहाल ही होती है। तो इस तरह गुफ्तगू अगर हम करेंगे, एक दूसरे के नाम रखना शुरू कर दिए, तो इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में कोई सक्सेसफुल बात नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नहीं, मैं इस पे ज्यादा तो तबसरा नहीं कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमेशा ये दहीपुड़े वाले या रक्षे वाले, इनसे इनको बड़ी चिढ़ है, क्योंकि जब भी इनका नाम लो तो ये कहते हैं कि भाई मखसूस इस तरह। देखिए, मखसूस एक सिलाई मशीन भी है, उसका भी एक नाम है, वो भी मैं नहीं लेना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आजम की वो बाजी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एहतरामन खातून है, वो कभी भी नाम कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सो कॉल्ड ये जो एहतसाब के हामी लोग हैं, इनका नाम इनके जबान पे नहीं आता कि जहां ये रक्षे वाले का नाम लेते हैं, फलूदे वाले का लेते हैं, चने वाले का लेते हैं, रेडी वाले का, सिलाई मशीन का ले लें, कौम एतबार कर लेगी कि हाँ जी ये बिल्कुल क्रेडिबल लोग हैं और ये नाम सबका लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हैं बीच में। और दूसरी बात, जरदारी साहब गिरफ्तार हैं, बिल्कुल गिरफ्तार हैं। उन्होंने 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विथड्रा कर दी अपनी जमानत की वो दरखास्तें। इनको खुली छुट्टी दे दी कि आपको जो कुछ करना है वो करने दें। एक शख्स है, वो रोता नहीं, आपसे एनआरओ नहीं मांगेगा। जो शख्स अपनी जमानत को विथड्रा कर रहा है वो आपसे कभी भी एनआरओ नहीं मांगेगा। हाँ, अलबत्ता आप फंस गए हैं, आप एनआरओ लेने की अभी कोशिशें कर रहे हैं और आप लॉबिंग कर रहे हैं और आप राब्ते कर रहे हैं एनआरओ करने के लिए। ये तो आप एहसानमंद हो उस शख्स का जिसका नाम आसिफ अली जरदारी हो, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें नून भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने 18th अमेंडमेंट के थ्रू असेंबली के अंदर वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून था वो खत्म कर दिया। वरना इस बजट में लग पता जाता रमान भाई इन लोगों को कि किस तरह इनके लोग पार्टी छोड़ के असेंबली में इनके अपोज वोट करते। इसलिए ये एहसानमंद रहे उस 18th अमेंडमेंट के। जो भी चिढ़ है आसिफ जरदारी के नाम से और 18th अमेंडमेंट से, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए, क्रेडिबिलिटी के 2 हमने समझे थे कि चीजें होंगी। एक तो ये जब से आए लोग टैक्स के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, और दूसरा बात वो भी नहीं हुआ, इनकी सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी शो हुई। और फंड रेजिंग वाला वो भी जरा बता दें डॉक्टर साहब के, वो कहां गई आपकी जो कंबाइंड ज्वाइंट एक अकाउंट था आपका और साबिक चीफ जस्टिस साहब का, कि आप फंड इकट्ठा करेंगे और लोग लाइन लगा देंगे फंड देने के लिए। जरा उसकी भी फिगर जो है नेशनल असेंबली में दे दें, वरना यहां पर दे दें। बाकी नहीं बात, देखिए कि आगे होता है क्या। रैबर कमेटी बन चुकी है, उसमें डिस्कशन होगी, तमाम चीजें डिस्कशन के बाद। आज सर उसमें पीपल्स पार्टी नहीं आई। दामरा साहब, रैबर कमेटी का जो इजलास था जहां पर जो है वो इकट्ठे होना था, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं आई। बट गिल साहब, मेरा ख्याल है नवाज हाशमी साहब ने जो बात की, नवाज शरीफ पार्टी कह दी है। देखिए, आज पीपल्स पार्टी, रमन भाई, आज पीपल्स पार्टी नहीं है, कल आगे किसी और पार्टी को कोई काम हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक मीटिंग्स में कोई आएगा कोई नहीं आएगा, मगर काज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, काज बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ ठीक है, सियासी कैदी हैं और सेहत पर जो है वो हमदर्दी है, लोग बाहर निकलेंगे मियां साहब के साथ जो कुछ हो रहा है।
मैं सेहत पर तो इतनी बार बता चुका हूँ कि इतना मुझे अपनी सेहत का नहीं पता। भरी है गिल साहब, जितना मैंने उनकी सेहत के बारे में बताया, दुआगो भी हूँ, रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत दे और वो सेहतमंद है, वो बिल्कुल सेहतमंद है इस टाइम। हाँ, ये बात एक अलग है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यंग हैं, इवन उन्हें डायबिटीज़ है, तो दे हैव टू लिव विद इट फॉर देयर लाइफ ना। तो आप उन्हें मुकम्मल सेहतमंद नहीं कह सकते, लेकिन वो एथलीट भी होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इंटरनेशनल टीम्स में होते हैं, बट दे हैव दैट। इसी तरह मियाँ साहब को दिल का आर्जा है एंड ही हैज़ टू लिव विद इट, जो चीज़ें उनकी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके शो पे ये बता दूं कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, इन तमाम को अल्लाह मियाँ लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अगर इनको किसी को भी कुछ होता है दिल के मतलब, तो इनके इर्द गिर्द 10 फीट पे, 20 फीट पे कोई दिल का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है इनके दिल के आर्जा के लिए, कि इन्हें अगर हार्ट से रिलेटेड अल्लाह माफ़ करे कोई चीज़ होती है तो कोई चीज़ मौजूद हो जो इन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वाहिद पाकिस्तानी हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जिनके शायद 20 फीट की दूरी पर पूरा कार्डियो सेंटर बना हुआ है जेल के अंदर। उनके लिए 21 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो वहां ड्यूटी करते हैं, 21 टेक्नीशियन हैं, सिर्फ मियाँ साहब के लिए, आपके टैक्स के पैसों से। जी जी, ये 21 कार्डियोलॉजिस्ट, आपका ये कहना है कि सिर्फ मियाँ साहब मौजूद है? सिर्फ मियाँ साहब के लिए, बाकी तो जेल के कैदी है, वो तो आम है ना, वही रेडी वाला, रिक्शे वाला, मेरी तरह वाला, आपकी तरह वाला, वो उनको तो बेचारे जैसे हम तमाम लोग हैं कि हमारे घर में हमें कुछ होगा तो एम्बुलेंस में जाएंगे हॉस्पिटल। मियाँ साहब के लिए क्योंकि रोज इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतनी झूठी, आज भी आप देखिए तो वेग कहा है अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनकी जो उनकी रिपोर्ट्स दी उनको वेग कहा है अदालत ने, आज की हेडलाइन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो क्योंकि इतना झूठ बोला जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास और तो कोई हल नहीं था। रोज वापसी पे तो हम वापसी पे हर रोज तो जवाब दे नहीं सकते। अब वहां पे 21 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पूरा हफ्ता, तो एक दिन में 3, दूसरे दिन 3, दूसरे दिन 3, तो 7 दिनों में 21 कार्डियोलॉजिस्ट, 21 टेक्नीशियन, और वहाँ कार्डियो की एक पूरी हमने मोबाइल यूनिट, एम्बुलेंस की तरह एक मोबाइल यूनिट। तो अगर अल्लाह माफ़ करे नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्हें कुछ ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर हुआ तो वहीं पे वो अपने पास ही वो ट्रीट होंगे जो मौजूद है। पिछली दफ़ा ये सेंटर बनाया था बेल अप्लाई करने से पहले, तकरीबन 3 हफ्ते वो वहाँ रहे, 3 हफ्ते में उन्होंने उन्हें एक दफ़ा भी कंसल्ट नहीं किया। ठीक, इस दफा जो पिछला हफ्ता गुजरा है, हर रोज अब दोनों डॉक्टर, 3 डॉक्टर होते हैं, रात वाला तो चेक नहीं करता क्योंकि मियाँ साहब सोए होते हैं, दोनों डॉक्टर, एक मॉर्निंग में उन्हें चेक करता है, एक उन्हें इवनिंग में चेक करता है, कार्डियोलॉजिस्ट, रेगुलर डॉक्टर नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट, फुल कार्डियोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी मैं टीवी पे बताता रहता हूँ, खाते खुश खुराक है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें और बनाए, अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे, लेकिन आवाम को बताने के लिए कि रोज़ गोश्त खाते हैं वो अपनी खुराक में। और मैं अगर एक मियाँ साहब क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, तो मेरी भी हम्बल सजेशन होगी कि उनको जो घर से खाना आता है उसमें गोश्त का कंटेंट कम करें काइंडली, क्योंकि दिल की इतनी ज़्यादा जैसे आप क्लेम करते हैं उसमें रोज़ गोश्त नहीं। ठीक है, मगर मैं निहाल हाशमी साहब फिर ये गिले क्यों है? जब इतना जो गिल साहब बता रहे हैं पंजाब हुकूमत अगर इतना कुछ कर रही है, तो फिर बारहा जो है वो इस चीज पर जो है वो जोर क्यों दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ का ख्याल नहीं रखा जा रहा? एक बात की तो मुझे खुशी है कि मौजूदा हुकूमत ने पॉलिटिकल शोज में इंटरटेनमेंट के लिए शहबाज गुल साहब जैसे लोगों को अमेरिका से इंपोर्ट किया है। अच्छी जुगतबाजी कर लेते हैं, काश के इनको जेल का ही तर्जुमान बना दिया जाता, खुराक चेक करने का इनको बना दिया जाता, ताकि देखिए इनको अगर बनाया गया पंजाब का तर्जुमान कि पंजाब में क्या तरक्की हुई है गुज़श्ता 11 महीनों में, लोगों में क्या बेहतरी आई है, महंगाई कैसे खत्म हो गई है, स्कूल में तालीम बेहतर हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां मिल रही है, बेरोजगारी का ना इनको फोबिया हो गया नवाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली का। तो मैं समझता हूँ जितना अच्छा ये शो करते हैं कॉमेडी शो, मैं समझता हूँ इनको कॉमेडी शो के लिए एक फिट अदाकार है ये, और ये पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर इस तरह की वाली क्या बात नहीं करता, कॉमेडी निहाल हाशमी साहब, इस तरह की कॉमेडी वाली क्या बात, नौनिहाल और फलाना और हमारे क़यादत पे हमला। एक बात याद रखिएगा, इससे ज्यादा बदतरीन अल्फाज हमें आते हैं। आप मत खुलवाएं मुंह मेरा, आपकी पार्टी में जितने हाजी साहबान बैठे हैं मुझे सब पता है, तो प्लीज आपकी जो ड्यूटी है
पंजाब की हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं कि वो करे। कॉमेडी शो करना है तो आप किसी और शो में चले जाएं, स्टेज पर जाकर के काम करें, मगर नवाज शरीफ और उनके फैमिली के हवाले से आप अगर बेहूदगी करेंगे तो पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है। पाकिस्तान के 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेने वाला शख्स आज जेल में बैठा है। आप टेलीविजन पे बैठ के अगर नवाज शरीफ के सामने बदतमीजी करेंगे, गुस्ताखी करेंगे कि वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनके कौन से डॉक्टर हैं, उनको कौन सी, तो ये फिर आप याद रखिएगा पाकिस्तान के लोगों की हाफजा इतना कमजोर नहीं है और शायद आपको फिर इस मुल्क में जो है लोग वो इज्जत और पजीराई ना मिले। आप एक काउंसलर नहीं जीत सकते हैं, आपको नामालूम कहां से लाके कॉमेडी शो के लिए बैठा दिया गया है। आप पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें जिसने पाकिस्तान को डिक्लेयर पावर किया, उसके बारे में बात करें। आप उस औरत के बारे में बात करें जिसने अपनी मां को बिस्तर मर्ग पे छोड़ा। आप मरियम नवाज के साथ मुकाबला करें तो आप कभी उन्हें आप मिसेज अवान करें, कभी कुछ करें। खुदा को माने किसी खातून से आपका मुकाबला नहीं बनता, आपका मुकाबला बनता आपके काम से, आपका मुकाबला बनता आपके गवर्नेंस से। आपका क्या मरियम नवाज से मुकाबला है? इस तरह की बात अगर करेंगे तो फिर तकलीफ होगी। मेरी जरा गुजारिश सुनने वालों को भी, आप भी, धामरा साहब भी, डॉक्टर गिल साहब भी, मैं आपसे हम्बल गुजारिश करूंगा, मैरिज में बात करें, पर्सनल अटैक पे ना जाएं, एटलीस्ट उनके खानदान पे ना जाएं, उनके नाम पे ना जाएं। वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला है, अंधेरे से उजाले में लाने वाला है, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने वाला है। आप उसके शान में बदतमीजियां करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप एक दूसरे पर जाती हमले करें इस शो में एटलीस्ट, पर धामरा साहब हमने शुरू नहीं किया, वो मेरे जात पे नौनिहाल आ गए। नहीं, किसी से दबान आ गए। शुरू में भाई कह ही नहीं रहा कि किसने शुरू किया, किसने खत्म किया। बस आपसे मेरी जरा गुजारिश है, आप तीनों मेरे बड़े हैं, तीनों से मेरी गुजारिश है कि यार जाती हमले ना करें। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं लगता, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं तीनों। बट धामरा साहब, ये जमहूरियत चलानी भी है, हुकूमत गिरानी भी है, ये मौकफ जो जरदारी साहब का है पीपल्स पार्टी का, ये जरा मैं समझने से कासिर हूं कि ये किस तरह से होगा, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? रमन भाई, पहली बात तो मैं अगेन ये कहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम में अगर मैंने मुझे याद दिलाएं कि एक भी गुफ्ता गैर अखलाकी हो तो मैं माफी मांग लूंगा, मैं बिल्कुल माजरत कर लूंगा, आप ही के प्रोग्राम में कर लूंगा अगर मुझे याद दिलाया जाए कि मैंने जो 2 मरतबा बात की है उसमें कोई गैर अखलाकी जुमला इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हुकूमत गिरानी है, असेंबली बचानी है। देखें, इन हाउस चेंज का भी एक कॉन्सेप्ट है और वो भी डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैंने कहा कि ये फाइनल नहीं है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कहूं कि हाँ हम ये चाहते हैं, हमने ये फैसला कर लिया। एपीसी हुई है, उसमें डिस्कशन हुई है, थारोली डिस्कशन हुई है और मीडिया ने अपने जराए के मुताबिक खूब उस पर लिखा है और कंटिन्यू 3 दिन से जिस टॉक शो में हम बैठ रहे हैं उसमें हमें तबसरा और सवाल जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप नाकाम हो गए, एपीसी नाकाम हो गई। तो मतलब एपीसी से ये उम्मीद वाबस्ता की जा रही थी कि डे 1 से शायद वो लॉकडाउन कर दे, शायद वो टायर जलाए, सारी क़यादत रोडों पे हो जाए, पार्लियामेंट का घेरा कर दे, पार्लियामेंटेरियन को अंदर न जाने दिया जाए। इस तरह की सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं हुई तो नाकामी का एक लेबल लगा दिया गया है। मैंने कहा कि ये वो क़यादत है जिन्होंने मादी में बड़े बड़े डिक्टेटरों के खिलाफ जदोजहदें चलाई हुई हैं और मार खाई हुई है। हम ना मार से डरते हैं ना किसी जिदोजहद से डरते हैं। मैंने कहा कि मेरे लीडर ने 2 दिन पहले सो कॉल्ड एहतसाब से न डरते हुए अपनी जमानत की दरखास्तों से विथड्रॉ कर दिया। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं या क्या मिसाल कायम की जा सकती है। इसलिए खौफ कोई नहीं है, एक दानिशमंदाना सिमत और प्लानिंग की जरूरत है। ना बैठने की वजह से हमें तनकीद का सामना था कि अपोजिशन सीरियस नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ रही है। हम वहां बैठे हैं, एक कमेटी बनी है, फर्स्ट मीटिंग हुई है, उसमें जो जो डिसाइड होगा कम से कम मेरी पार्टी पाबंद है कि हम उस पर मनोन अमल करें। आप ये कह रहे हैं कि अभी आगाज है, बट गिल साहब ये अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो गई और फोकस जो है वो पंजाब है। आप क्योंकि सर पंजाब के तर्जुमान भी है, बिलावल भुट्टो रवात पे जलसा करे, मरीम नवाज जो है वो 7 जुलाई को मंडी बहाउद्दीन जा रही है। अगर इस्लामाबाद लॉकडाउन होता है तो कहा जाता है कि लोग अगर कहीं से लाने तो उन्होंने पंजाब से लाने। ये क्या पंजाब हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज जो है वो सामने आ रहा है? अपोजिशन जब बंदे निकालने की बात, जब सड़कों पर लाएंगे लोगों को। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मेरे दोनों दोस्तों ने कहा कि रिडिक्यूल किया गया, बदतमीज़ी की गई, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने सारे लफ्ज़ लिखे हैं। मैंने उन्हें बेगम अवान कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कोई बुरी बात कही है। बड़ा इखलाकी वो बेगम मरियम सफदर अवान हैं, तो मैंने उन्हें बेगम अवान कहा।
मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं उनकी, वो मेरे से बड़ी हैं, एक औरत हैं और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूं, तो मैंने उन्हें बेगम अवान कहा। आप इमरान खान साहब को न्याजी कहते हैं, हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप उनकी इंसल्ट करते हैं। आप न्याजी साहब कहते हैं उन्हें, सिर्फ हमने कभी नहीं कहा। लोगों की कास्ट होती है, आप बिल्कुल कहें, जो आपका दिल करता कहें। जब आपका एक पूरा नाम है, मैं ले रहा हूँ, पता नहीं आपको अवान में क्यों इंसल्ट लग रही है। अवान एक बहुत ही जानदार कास्ट है पंजाब की। पहली बात तो ये नहीं कहा। दूसरा, मैंने निहाल हाशमी साहब को बिल्कुल नौनिहाल नहीं कहा, मैंने कहा इनकी नौनिहाल लीडरशिप। अब इसमें कोई हद तक अमेज़ बात नहीं है। नौनिहाल लीडरशिप मीन जिनका एक्सपीरियंस कम है। अब मरियम साहबा का भी एक्सपीरियंस कम है आपके सामने, उन्होंने कभी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं किया। उन्होंने जैसे मुझे इंपोर्ट किया गया, वो भी तकरीबन इंपोर्टेड ही हैं, क्योंकि वो भी कभी काउंसलर नहीं बनी। और अगर आज इलेक्शन हो तो मैं काउंसलर बन सकता हूँ, वो भी नहीं बन सकती क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। तो दूसरी बात, कॉमेडी की अपना अपना शोभा होता है। कॉमेडी करके कुछ लोग हंसाते हैं, कुछ लोगों को बदतमीजी करने पे डिग्री मिली होती है। जैसे हमारे इस शो में हमारे एक भाई को मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, छोटी मोटी जगह से भी नहीं, किसी छोटी मोटी डिग्री यूनिवर्सिटी से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बदतमीजी पे आला अवार्ड दिया। ऐसे ही मुझे शायद कॉमेडी पे मिला। अब क्योंकि मैंने जवाब दिया, मैंने कोई पर्सनल हमला नहीं किया था, मैंने जवाब दिए। अब मैंने सिर्फ जवाब दिए, मैंने पर्सनल हमला नहीं किया था। आज मैं जरा अच्छे मूड में हूं, मेरे बड़े भाई निहाल अभी तक समझे नहीं इस बात को, मैं बहुत अच्छे मूड में हंस रहा हूं, वरना तो अभी तक मामला जो है वो मुझे खराब हो चुका। मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लूं। मैं आज अच्छे मूड में पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। मैं जरा पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं, थोड़ा तीनों से जो है वो ब्रेक में भी बात करूं। मैं पॉलिटिकल बात करना कि मामला जो है ताकि शो में जो डिस्कशन है वो इसी तरह से आगे चले। ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत बात होती है, बहुत दावे किए जाते हैं, मगर पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, ये कैसा चल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक तरफ तो तनकीद बहुत है कि पंजाब के अंदर जो है वो कुछ नहीं हो रहा, कोई तब्दीली जो है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो दावे करती है कि हम जो है वो बड़े मंसूबों पर तेजी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब उनका ये कहना है कि हम पनाहगाहें बना रहे हैं, रोजगार स्कीम हम दे रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो हम दे रहे हैं, नया बल्दियाती निज़ाम जो है वो भी आ रहा है और देहात की तरक्की जो है ये उनके अहम अहदाफ हैं, जो कि आने वाले बजट में भी जिन्होंने उसके लिए जो है वो चीजें रखी हैं और वो बड़ी तेजी के साथ इन मंसूबों को जो है वो मुकम्मल भी करेंगे। शहबाज गिल साहब, क्योंकि मैं जरा चाहता हूं जरा डिस्कशन हम इनसे स्टार्ट कर ले फिर आगे जाए। बट गिल साहब, ये जो चैलेंज जिसका मैंने जिक्र किया था, ये अवामी राब्ता मुहिम, आपको लगता है कि अब आप जो काम जिस तरह से जो भी हुकूमत चल रही है, ये बिलावल की राब्ता मुहिम, मरियम की जो है वो मंडी बहाउद्दीन का जलसा, ये आप लोगों के लिए जो है वो एक नया चैलेंज जो है वो सामने आ रहा है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में जब अवामी राब्ता मुहिम अपोजिशन करती है तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स के लिए परेशानी का बायस होती है वो, क्योंकि उनको होता है कि गैदरिंग होगी, मुतालबात होंगे, प्रेशर आएगा। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस गवर्नमेंट के लिए परेशानी की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक जो है वो मुकम्मल तौर पर अवेयर है। थोड़ा सा हम बहुत बुरे फंस गए जब हमें गवर्नमेंट मिली, तो एक्चुअली मुल्क जो था वो बैंकरप्ट था। आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, अभी लाइन पे ले लें किसी बिजनेसमैन बड़े को, उनको पूछें कि आपको एलसी के पैसे मिल रहे थे, आपकी एलसीज खुल रही थी, आपके क्या हालात थे, डॉलर शॉर्ट था। जब इनको मुल्क मिला था तो 2.5 बिलियन इनका करंट अकाउंट डेफिसिट था और इनके रिजर्व्स जो थे वो तकरीबन 9 बिलियन थे। और जब हमें दे के गए तो तब भी 9 साढ़े 9 बिलियन रिजर्व्स थे और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन 19-20 बिलियन था। तो हमारे पास 2 हफ्ते से ज्यादा इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन और इंपोर्ट इनका ये तो ला नहीं सकेंगे, लोग अगर ले आते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई एज सच। पहली बात तो ये कि लोग आएंगे ही नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2-3 दफा इन्होंने ट्राई करके देखा, बट लोग समझते हैं कि इन्होंने 50 साल जो इन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट्स मिली, उसमें 50 साल में इन्होंने मुल्क को इस हद तक पहुंचाया। अब उनको पता है कि ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अपने टाइम पूरी कोशिश कर रही है मुल्क को वापस उसकी इकोनॉमी को ठीक करने की, तो इनको वक्त देना चाहिए और ये काम करना चाहिए। राइट। निहाल हाशमी साहब, जो पंजाब की आपने भी बात की, उन्होंने कहा पंजाब की कारकर्दगी पर बात करें, बट इन्होंने जो पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा पंजाब में इतने पुरसुकून तरीके से बजट पास हो गया, नून लीग जैसी बड़ी ऑपोजिशन थी, मगर हमने नहीं देखा कोई निजामत जो है वो की गई हो। रहमान भाई, आप भी पार्लियामेंटेरियंस को मुझसे ज्यादा जानते हैं, पार्लियामेंटेरियन प्रोसीजर्स को आप देखा होता है। जब अपोजिशन किसी बात पे या नुक्ता इतराज पे बाहर चली जाती है, वॉकआउट कर जाती है,
तो जब कमजोर ट्रेजरी बेंच होती है वो उस मौके का बड़ा भरपूर फायदा उठाती है और वो उसी वक्त अपने जो भी चीजें पास करती है उसे हम कहते हैं कि आप ताकत के बलबूते पे बुलडोज करके निकल गए। अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तमाम लोगों को उस नुक्ते पे बहस करने की इजाजत दें, एक एक शिक पे बहस करने की इजाजत दें और आप खुले दिल के साथ ये तस्लीम करें कि जो आपकी ऑपोजिशन हो या आपके ट्रेजरी बेंच के लोग, अगर कोई मुनासिब और सही बात करे, और ये बात ना ट्रेजरी के लिए होती है ना ऑपोजिशन की। बट पंजाब में लोग निकलेंगे, पंजाब में बेहतरी करने, निहाल हाशमी साहब, पंजाब में लोग, आपको लगता है पंजाब में लोग निकलेंगे? देखिए आप अभी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, आप बात कर लीजिए, आपकी बात रह गई थी, क्या पंजाब से लोग जो है वो निकलेंगे? मेरे पास वक्त कम है, जरा मुख्तसर कर लें तो मैं जरा सबसे इस बारे में बात कर लूंगा। जी निहाल हाशमी साहब। मैं सिर्फ ये कहूंगा रहमान भाई, जो लोग डिलीवर करते हैं, जो पार्टियां डिलीवर करते हैं तो अवाम उनके साथ निकलते हैं और मरियम नवाज किसी के खिलाफ नहीं जा रही है। मरियम नवाज लोगों की आवाज बन के जा रही है, गरीबों के, मजलूमों के, और जो थके हुए हैं, जिनको पीस दिया गया है, जहां महंगाई है, वो मजलूम, वो पेशेंट, वो स्टूडेंट, तो लोग आएंगे। जब कोई उनकी बात कहेगा, उनका मसीहा बनता है तो लोग उनके साथ आएंगे। हम नेगेटिव सियासत नहीं, पॉजिटिव सियासत करते हैं जिससे पाकिस्तान के लोगों को फायदा हो और पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो और पाकिस्तान की बुनियादों को फायदा हो। हम किसी के खिलाफ नहीं, लोग अपने खिलाफ खुद काम कर रहे हैं, साहब लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अवामी राब्ता मुहिम आप लोगों ने भी शुरू की है, लोग निकाल लेंगे? देखिए रहमान भाई, ये तो पीपुल्स पार्टी से या दूसरी पार्टी से ये सवाल करना कि लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लोग इसलिए तैयार हैं कि वो मेरी कॉल की या निहाल साहब की पार्टी की कॉल का इंतजार किए बगैर जिस हालत में है कौम, अब महंगाई की चक्की में पिस रही है, कौम निकलने के लिए तैयार है, सिर्फ उसको कोई लीड करे। और दूसरी बात क्रेडिबिलिटी की, क्या पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की ये हालत थी कि एमनेस्टी स्कीम के लिए आप कौम को पहले मिन्नतें करें, फिर धमकियां दें, अब उसको एक्सटेंशन करें, और आपके पास कितने लोग आए हैं एमनेस्टी स्कीम में? ये तो क्रेडिबिलिटी की हालत है। और अभी गिल साहब ने कहा 50 साल की हुकूमत रही, भाईजान 50 साल हुकूमत में फाइनल कमेंट, आप एमएनए एमपीएस से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या लोगों को निकलने से रोकेंगे या इनके एमएनए एमपीएस को जो है वो साथ ले मिलाएंगे? सर अब ये आप मीडिया वाले ही हम पे आज इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे उन्होंने पब्लिक के साथ राब्ते की मुहिम शुरू की, अब आप मीडिया वाले के साथ राब्ते की मुहिम, अब आप मीडिया वाले हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने भी पब्लिक के साथ एमएनए एमपीएस। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।